नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। शेयर बाजारों में बीते 6 महीने भारी उतार चढ़ाव भरे रहे और इसने इन्वेस्टर्स को लाखों करोड़ रुपए का लॉस जो है बहुत कम वक्त में करा दिया। सवाल सबके जहन में यह है कि भारतीय बाजार में आगे क्या होगा, इकोनॉमी क्या दौड़ेगी या स्लो डाउन का शिकार होगी। दिग्गजों की राय भी इस पर बटी हुई है। अब दो बड़े जानकारों ने उलट राय भारतीय बाजारों को लेकर दी। इनमें एक है जिम वॉकर और दूसरे हैं डॉक्टर डूम यानी मार्क फाबर। अब इन्होंने क्या कहा है, इसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बीते कुछ महीनों से पूरी दुनिया बस एक सवाल से परेशान है और वो ये है कि आखिर ट्रंप के टैरिफ कार्ड की मार कितनी गहरी होने वाली है। भारत अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से देश को इस मुश्किल हालात से बिना नुकसान के निकाला जा सके। सवाल बड़ा ये भी है कि ये टैरिफ के जोखिम भारत पर कितने भारी पड़ सकते हैं। अब इसी पर S&P ग्लोबल रेटिंग्स की एक बड़ी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। आज बात करेंगे भारत के 23 अरब डॉलर के उस प्लान की जो अब ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। चीन से मुकाबले के लिए उतारे गए इस भारी भरकम प्लान के सामने क्या आफत आई, ये डिस्कस करेंगे आज के मनी सेंट्रल में। इसके अलावा आज बात होगी रूस की तेल कंपनी रोजनेफ्ट भारत में कैसे फंस गई और क्या भारत में इसके चलाए जा रहे नायरा के पेट्रोल पंप्स के सामने भी मुश्किलें पैदा होने वाली। तो चलिए मनी सेंट्रल की शुरुआत करेंगे अमेरिका और ट्रंप के टैरिफ वॉर से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। 2 अप्रैल को भारत पर कितना टैरिफ लगेगा, इसका इंतजार दलाल स्ट्रीट से लेकर देश के केंद्रीय बैंक तक, बोर्ड रूम से लेकर पॉलिसी मेकर्स तक हर कोई कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले कई बार कह चुके हैं कि भारत अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अमेरिका भी भारत पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। अब भारत पर इसका कितना व्यापक असर होगा, इस पर S&P ग्लोबल ने एक रिपोर्ट पेश की। सर, मेरा आपसे सवाल है कि S&P ग्लोबल की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती? देखिए, जिस तरह से ट्रंप के टैरिफ कार्ड का खतरा भारत पर और पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है जी, उसमें इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि भारत की इकोनॉमी को इस पूरे टैरिफ के जो वॉर शुरू हुई है इसका तगड़ा झटका भारत की इकोनॉमी पर लग सकता है जी। अब S&P ग्लोबल की रिपोर्ट जो आई है उसमें एक बहुत अहम बात कही गई है। कहा गया है कि भारत पर इसका एक बेहद सीमित या लिमिटेड इफेक्ट पड़ेगा, बहुत सीमित असर भारत पर इसका होने वाला है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है S&P ग्लोबल की कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, रेजिलिएंट है और उसने मुश्किल हालात में अपनी टिकाऊपन को दिखाया है। और इस दूसरी चीज़, एक बड़ी बात जो कही गई है वो ये कही गई कि अमेरिका के साथ भारत का एक्सपोजर कम है जी, तो इस वजह से इकोनॉमी पर भारत की इम्पैक्ट पड़ना बहुत सीमित है। इनडायरेक्ट एक इम्पैक्ट जो है वो हल्का नज़र आएगा। सर, एक्सपोजर से आपका क्या मतलब है कि जो ट्रेड डेफिसिट वाली जो बात है सर, वो आप संकेत देना चाह रहे हैं जो 45.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास है? बिल्कुल। जो देखिए, भारत के जो ट्रेड सरप्लस में है अमेरिका के साथ, लगभग 46 बिलियन डॉलर का इंडिया ट्रेड सरप्लस में है अमेरिका के साथ। एक्सपोजर से मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके जो भारत का जो कारोबार है वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है अमेरिका के साथ, जिससे कि उस पर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को वो इतना बड़ा नहीं है, जिससे कि भारत के जो गुड्स हैं, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो या दूसरे प्रोडक्ट्स हो, मशीनरी हो, इतना बड़ा वो कारोबार नहीं है कि जिससे उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़े। ये मोटे तौर पर बात कही गई है, लेकिन फिर भी स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए, वहाँ पर कुछ असर दिखाई देगा अगर अमेरिका इन रेसिप्रोकल टैरिफ को इम्प्लीमेंट करता है। और जैसा ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि 2 तारीख को यानी 2 अप्रैल से ये लागू हो जाएंगे। न केवल दुनिया भर के इकोनॉमीज देश देख रहे हैं, बल्कि भारत का मार्केट भी अब इसी बात का इंतजार कर रहा है कि क्या ये टैरिफ टाले जाएंगे या 2 तारीख की जो वार्निंग ट्रंप दे चुके हैं। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि भारत शायद अपने टैरिफ को घटाएगा। भारत जो अमेरिका का जो प्रोडक्ट्स इंडिया आते हैं उन पर जो भारत ऊंचे रेट्स लेता है
वहाँ पर इंडिया कुछ रियायतें देगा, ऐसा ट्रंप भी अपनी तरफ से इंडिकेशन दे चुके हैं। हालांकि भारत की तरफ से साफ तौर पे कहा गया अभी कोई डील नहीं, अभी कोई रियायतों का भारत सरकार की तरफ से वादा नहीं किया गया है। जी जी सर, आपने जो चर्चा की उस पर आपने कहा कि 2 अप्रैल को ये फैसला हो जाएगा, देखने को भी मिल जाएगा कि क्या होगा। लेकिन सर उसके पहले ये जो वार पलटवार है, या ये तो पहले भी कहते हुए दिखे थे कि कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर हम लोग लगा देंगे, फिर उसके बाद ये अपने बयान से वापस पलट जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं नहीं हम फिर आगे टाल दिया कनाडा और मैक्सिको पर जो टैरिफ लगाने की बात थी। कभी लगाना कभी हटा देना, इससे जो अनसर्टेनिटीज पैदा हो रही है, इस वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, सप्लाई चेन क्राइसिस का डर आ जा रहा है, ग्लोबल मार्केट्स जो है उस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, इनको कैसे देखें सर? नहीं देखिए, जो लगाना और फिर हटाना फिर धमकी देना, दरअसल निगोशिएटिंग टूल कई इसमें चीज़ें हैं, 2-3 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। एक तो अमेरिका में अब इस बात का संशय है, भ्रम है कि क्या जो टैरिफ को लेके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को क्या जो नारा लेके ट्रंप आए, क्या वो वाकई फ्रूटफुल साबित होगा अमेरिकन इकोनॉमी के लिए? नहीं, ये तो मेक अमेरिका ग्रेट करते करते सर, हाल में हम ही आपसे चर्चा कर रहे थे, आ गए मेक अमेरिका अफोर्डेबल अगेन। नहीं, अफोर्डेबल अगेन वाली बात तो ठीक है फिर भी, लेकिन जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा लेके आए, क्या वो वाकई अमेरिका को ग्रेट बना पाएगा, या जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उससे भी अमेरिका नीचे जाने वाला है? इसी वजह से अमेरिकी मार्केट्स पिछले कुछ दिनों से या एक महीने से लगातार नीचे आ रहे हैं। यही वजह है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो जनवरी में अपने पीक पे 109 पे पहुंच गया था और वहां से 103 पर आ गया है। यही वजह है कि जो बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर की या 2 साल की, उसमें तगड़ी गिरावट हमने पिछले कुछ टाइम में देखी है। तो ये जो पूरी की पूरी अब परिदृश्य बदल रहा है, अमेरिकन मार्केट्स में गिरावट आई, अमेरिका में कंजम्पशन को लेके स्लोडाउन की बात आने लगी है। लोग जो टैरिफ का खतरा किस तरह से अमेरिकन इकोनॉमी पे छाएगा, उस वजह से अमेरिका की क्या हालत होगी, लोगों ने पैसा खर्च करना बंद कर दिया है। जी, अमेरिकी फेड का बयान भी अगर जोड़े प्रवीण सर, बिल्कुल, तो उन्होंने अपने एमपीसी में कहा वहाँ के कि भाई अमेरिका का जो जीडीपी ग्रोथ है 2.1% से नीचे आकर 1.7% आ जाए। हाँ, 1.8 महंगाई बढ़ने वाली है। यूएस फेड की ने तो अमेरिका में रिसेशन को लेके जितना पिछले कुछ दिनों में बातें सामने आई हैं, 1 महीने से भी कम वक्त में, उतना पिछले साल 1.5 साल में सामने नहीं आई। अमेरिका में रिसेशन की बात की जाने लगी है, खतरा उस चीज़ का मंडराने लगा है कि क्या वाकई जो टैरिफ की जो जंग ट्रंप शुरू कर रहे हैं, क्या वो अमेरिकन इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा या एक बड़े स्लोडाउन की तरफ डाल देगा, पीछे ढकेल देगा। तो दुनिया 2 तरह की आफतों से गुजर रही है, टैरिफ वॉर से, और अगर अमेरिका की इकोनॉमी स्लोडाउन में गई तो क्या दुनिया पे उसका किस तरह का असर दिखाई देगा। भारत अपने आप को रीअलाइन करने की कोशिश कर रहा है इन सब में। अगर हम भारत के हिसाब से बात को करें, भारत खुद को रीअलाइन करने की कोशिश कर रहा है। भारत इस बात की तैयारी कर रहा है कि कौन से ऐसे सामान हैं, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर हम अमेरिका को ऐसी रियायतें दे सकते हैं जिनमें भारत की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उद्योग हैं, एमएसएमईज़ हैं, उन पर चोट ना पहुंचे, उनको नुकसान ना पहुंचे, और अमेरिका के साथ जो टैरिफ का जो खतरा है कि जो इंडियन एक्सपोर्ट है अमेरिका जाने वाला, उसको भी बचा लिया जाए, और अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी भारत में मार्केट बचा रहे, भारत की इंडस्ट्रीज भी बची रहे। इसके लिए सरकार डिपार्टमेंट के आधार पर, मिनिस्ट्रीज़ के आधार पर इनपुट लेके, एक बार जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल वो जा चुके हैं, बातचीत करके आ चुके हैं, और माना ये जा रहा है कि उनकी एक और विजिट जल्द ही हो सकती है अमेरिका की। जी, फार्मा सेक्टर को भी लेकर बहुत संशय है सर, कहा जा रहा है कि इसको सबसे ज़्यादा मार पड़ सकती है। इस पर अगर कुछ आप ऐड करना चाहें सर। नहीं, बिल्कुल, देखिए कई सेक्टर ऐसे हैं, फार्मा सेक्टर को आप ऐसे समझ लीजिए सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। जो जेनरिक दवाइयाँ हैं, इंडियन जो कंपनियाँ हैं, ड्रग मेकर्स हैं, उनका जो जेनरिक दवाओं की बिक्री अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है उनका। ओके, तो जाहिर तौर पर वहाँ पे प्रोडक्ट्स के तौर पर अगर हम देखें, अमेरिका खुद अपनी जो दवा फार्मा इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने के लिए टैरिफ को लेके ऐलान कर सकता है। उसमें न केवल फार्मा है बल्कि स्टील हो गया, एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट हो गया, बड़े पैमाने पे है। वो एक चुनौती जाहिर तौर पर सरकार के सामने है। मौजूदा वक्त की सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरह से जो पूरा का पूरा ट्रंप का जो हिसाब किताब है उसमें उनकी सख्ती जो है, उसमें भारत एक दोस्त के तौर पर बनकर
किस तरह से चीज़ों को डाइल्यूट करता है टैरिफ के इस पूरे के पूरे वॉर को। सर चलिए आगे बढ़ते हैं सर। शेयर बाजारों के लिए ये पूरा हफ्ता शानदार रहा। लगातार 5 दिन से बाजार में तेजी रही। इतना ही नहीं, निफ्टी ने भी 4 साल की रिकॉर्ड तेजी दर्ज की है। लेकिन इस एक हफ्ते को छोड़ दें तो बीते 6 महीने बाजार के लिए बुरे रहे। इन्वेस्टर्स ने भारी भरकम पूंजी इस दौरान गंवाई भी है। अब भारतीय बाजार में क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा, इसे लेकर दुनिया के 2 दिग्गज एक्सपर्ट आमने सामने आ गए। एक हैं जिम वॉकर और दूसरे हैं मार्क फाबर, जिन्हें हम डॉक्टर डूम के नाम से भी जानते हैं। सर मेरा आपसे सवाल है कि आखिर ये 2 बड़े धुरंधर जो हैं भारत को लेकर किस बात पर भिड़ गए हैं। और लगातार जो भिड़ने से मुझे याद आता है सर, लगातार यहाँ लोग भिड़ रहे हैं। एस नरेन हो, राधिका जी हों, या शंकर शर्मा साहब हो, या समीर अरोड़ा साहब हों, लगातार जो वर्सेस वाला जो लड़ाई है वो चल रहा है सर। नहीं, बिल्कुल बाजार को लेकर या दुनिया में पूरा का पूरा जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ क्रिएट हुई हैं उसका असर किस तरह का नज़र आएगा, भारत पर उसका क्या असर नज़र आएगा, इसको लेके साफ तौर पर 2 धाराएं हैं जी। और हम इस बात का जिक्र बार बार कर चुके हैं, चाहे शंकर शर्मा हो, चाहे एस नरेन हो, या बाकी बड़े दिग्गज हों, जो रॉबर्ट कियोसाकी हो, जॉन वॉकर हो। हाँ बिल्कुल। तो अर्थशास्त्री से लेकर मार्केट को समझने वाले तमाम लोग, एक धड़ा है जो ये कह रहा है कि आगे अच्छे दिन आने वाले हैं, आगे मार्केट भागने वाले हैं, भारत सबसे प्रॉमिसिंग मार्केट है। ठीक है। दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि दुनिया अब एक बड़े संकट की तरफ दौड़ रही है, दुनिया अब तक के सबसे बड़े रिसेशन का शिकार होने वाली है जी। जो अभी हाल में ही एक और बड़े दिग्गज ने कहा था कि 15-16 साल हो गए हैं 2008 की जो क्राइसिस आई थी जी, सब प्राइम क्राइसिस, उसके बाद से कोई संकट नहीं आया। ऐसे में अमेरिकन इकोनॉमी बड़े रिसेशन की तरफ जा सकती है, जिम रॉजर्स ने ये बोला था। और अब जो चाइना वाला भी बात है बिल्कुल, अब जिम वॉकर और मार्क फाबर जो डॉक्टर डूम के नाम से जाने जाते हैं, दोनों की बिल्कुल स्टार्क डिफरेंट राय है इस मामले को लेके। जिम वॉकर कह रहे हैं कि भारत का बाजार इस समय सबसे अच्छा बाजार उनको नज़र आ रहा है, वियतनाम का बाजार है और उसके अलावा इंडियन मार्केट है जो सबसे प्रॉमिसिंग नज़र आ रही है। भारत में प्रॉफिट साइकिल एक मजबूत प्रॉफिट साइकिल है जी, इन्वेस्टमेंट की ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है भारत में, और भारत का जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो बहुत मजबूत है। और ऐसे में भारत का बाजार इस वक्त निवेश करने के लिए सबसे बढ़िया बाजार है। जी सर, ये जी आप ऐड करना चाह रहे थे। 2008 की जो मंदी आई थी उसकी सबसे पहले अगर भविष्यवाणी किसी ने की थी तो जिम वॉकर ने की थी। इस हिसाब से आप समझिए कि उनकी राय एनडीटीवी के इंटरव्यू में उन्होंने कल ये बात कही थी कि भारतीय मार्केट जो है, भारत की अर्थव्यवस्था है, वो इतनी मजबूत है, स्ट्रांग है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा निवेश के मौके इस वक्त बने हुए हैं और भारतीय बाजार और कंपनियाँ जो हैं वो ज़्यादा अच्छे रिटर्न देने की स्थिति में हैं। जी दूसरी बात भी बोल दूसरी तरफ डॉक्टर डूम है। हाँ जी। उन्होंने कहा है, मार्क फाबर, उन्होंने कहा है कि भले थोड़ी तेजी अगर दिखाई देती है, अगर रिबाउंड आता है तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सबसे पहला मौका देख के मार्केट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि बाजार के और दुनिया भर की इकोनॉमीज के बुरे दिन आने वाले हैं, मुश्किल वक्त आ सकता है, कभी भी चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो ये उनकी एक भविष्यवाणी है। दूसरी तरफ जिम वॉकर की भविष्यवाणी है। सर मैं जो बार बार आपको इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहा था, कहा जाता है कि अगर दुनिया में अगर बहुत हलचल मच रही हो तो वो पैसा जो है ना एशिया में आता है। तो एशिया में 2 दिग्गज हैं, माना जाता है कि चाइना और इंडिया। चाइना की भी जो स्थिति है आपसे भी छुपी हुई नहीं है, और तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो घोस्ट हाउस वाला कॉन्सेप्ट हो, रियल स्टेट सेक्टर वहाँ पर डूबा हो, या फिस्कल जो वहाँ डेफिसिट वाला मामला है, और तमाम तरह की इकॉनमी में जितने भी जो वहाँ दिक्कतें आ रही है, तो वहाँ भी कहा गया कि पहले वहाँ इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस को बताया गया चाइना को कि हाँ भाई बहुत अच्छा हो गया, कोविड के बाद ये रिवाइव कर रहे हैं, अब यही सब कुछ आएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग हब होगा फिर से वो बनेगा। लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी पाया गया कि समस्याएं नहीं भाई, वहाँ भी अगर समस्याएं आएंगी, जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे ही बढ़ेंगे, फटाफट वहाँ से भी जो पैसा है आता हुआ दिखेगा इंडिया में। 30 से 40% की बात की जा रही थी कि जितना जो भारत से जो पैसा गया है, 2 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ का जो FIIs का सेलिंग है, वो उसका 40% जो है भारत में आता हुआ दिखेगा। तो इस कहानी को उस कहानी से हम लोग जोड़कर देखें क्या? चीन की स्थितियाँ अलग हैं। चीन अपनी ग्रोथ को, जो उसने 5% ग्रोथ का टारगेट रखा है, उसको वो आर्टिफिशियली
बनाए रखने के लिए कोशिशें कर रहा है। तो सस्टेन करना चाह रहा है। सस्टेन नहीं, ग्रोथ करना चाहता है वो 5% की, लेकिन वो आर्टिफिशियल तरीके से, उसका तरीका क्या है कि स्टिमुलस पैकेज वो डाल रहा है, लोगों के हाथ में पैसा डाल रहा है, इकोनॉमी में पैसा झोंक रहा है। ओके। इसके रिपल इफेक्ट क्या होंगे ये आगे चलकर पता चलेगा। लोग खरीदने की स्थिति में नहीं है वहाँ सामान। जो कंजम्पशन की क्राइसिस है, चीन का पैटर्न इंडिया के पैटर्न से कतई अलग है। ओके। चीन डिफ्लेशन का शिकार है, इंडिया में इन्फ्लेशन है। चीन में लोग खरीद नहीं रहे क्योंकि पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है वो एक तरह से डिस्ट्रेस के मोड में है। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो रियल्टी सेक्टर है वो धराशायी होने के कगार पर है। 300-400 बिलियन डॉलर की चीन ने स्टिमुलस दिया है कि लोग सामान खरीदें, लोग पेंशन दें, बाकी सारी चीज़ों के लिए चीन कृत्रिम तौर पर अपनी इकोनॉमी को खड़े करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी एक जो बड़ी बात है चीन के साथ और जो इंडिया के साथ नहीं है वो है इफरात की मुसीबत। इफरात मतलब अत्यधिक एक्सेस। अच्छा। चीन एक्सेस प्रोडक्शन के ढेर पर खड़ा हुआ है। ओके। बहुत ज्यादा उत्पादन है और दुनिया भर में अब उसका कोई खरीदार है नहीं, इसीलिए वो सारा माल चाह रहा है कि अपने देश के अब वो लोगों को अपने देश में कहाँ खत्म हो। कैपेसिटी आपने बिल्डअप कर ली, अब उस कैपेसिटी से चीजें अगर निकल कर आ रही हैं तो वो कैसे खपेंगी। कीमतें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे भी सस्ती हो रही हैं चाइना में। अब वो माल जाएगा, इसीलिए डिफ्लेशन है। अब वो माल जाएगा कहाँ? जो दुनिया के दूसरे देशों के लिए बनाया गया था वो चीन में खप नहीं पा रहा। तो चाइना की समस्या बहुत अलग है। चीन कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ जो टैरिफ का पूरा मसला है उसको किसी तरह जल्द से जल्द सुलझाया जाए, ताकि न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में उसके माल की आपूर्ति, क्योंकि पूरी दुनिया अगर प्रोटेक्शनिज्म पे खड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ा लॉस अगर किसी का होना है तो चीन का होना है। क्योंकि चीन दुनिया का सप्लाई हब है, चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। भारत ने कोशिश की चीन से बहुत हद तक की सप्लाई चेन को हम अपने यहाँ शिफ्ट करें कोविड के टाइम खास तौर पर, लेकिन वो उस स्केल पे नहीं है जिस स्केल पे चीन ने अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्रिएट कर रखी है। चलिए, इन सब चीज़ से पर्दा हट जाएगा 2 अप्रैल को सर, है ना? हाँ, 2 अप्रैल को अमेरिका किस तरह के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है या नहीं लगाता है। सुनने में ये भी आ रहा है कि शी जिनपिंग जल्द ही अमेरिका जाकर मुलाकात करने की तैयारी में है, ताकि पूरे के पूरे मामले को एक ट्रेड वार को शुरू होने से वो पहले ही रोक दें। ये बड़ी खबर है सर। हाँ, ये इस तरह की खबरें हैं कि वो जाकर मिलना चाहते हैं, बट देखिए क्या उसमें निकल कर आता है। आगे बढ़ते हैं सर, और आप बात करते हैं 23 अरब डॉलर के उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की जहां भारत सरकार अपने पैर पीछे खींचती हुई नजर आ रही है। सरकार ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर शुरू किए गए इस बड़े प्रोजेक्ट को सिर्फ 4 साल में ही खत्म कर दिया। यह स्कीम 14 पायलट सेक्टरों से आगे नहीं बढ़ी और साथ ही प्रोडक्शन डेडलाइन को भी एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। हालांकि कंपनियां इसे बढ़ाने की मांग कर रही है। बात है PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सर, मेरा आपसे सवाल है कि आखिर सरकार को इस बड़े प्रोजेक्ट से पैर पीछे क्यों खींचने पड़े? देखिए, मुझको जो लगता है, जो रॉयटर्स की खबर आई है जिसमें ये कहा गया है कि सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को बंद करने की तैयारी में है या उसको बंद कर दिया गया है, उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि सरकार जिन टारगेट्स को लेकर चल रही थी, सरकार जिस तरह की अचीवमेंट हासिल करने के बारे में सोच रही थी PLI के जरिए, वो शायद हासिल नहीं हो पाए हैं। सर, आप चर्चा में आगे बढ़िएगा, लेकिन सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे, हमारे व्यूअर समझना चाहेंगे, व्हाट इज PLI? PLI बेसिकली एक इंसेंटिव स्कीम है, जैसा उसके अंत में लिखा हुआ इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव स्कीम, यानी प्रोडक्शन के साथ आपको लिंक कर दिया गया है इंसेंटिव को। मान लीजिए सर, इसको आसान भाषा में, इसको बोतल में पानी। देखिए, सीधी बात समझा देता हूँ। प्रोडक्शन के टारगेट्स थे कंपनियों के लिए, जिन जिन सेक्टरों के लिए, चाहे मोबाइल कंपोनेंट हो, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, चाहे फार्मा के लिए हो, या अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए हो, ठीक है, उनके लिए प्रोडक्शन के टारगेट सेट थे, उनके लिए रेवेन्यू के टारगेट सेट थे। मतलब तुम इतना बनाओगे, इतना बेचोगे, इतना मुनाफा होगा। हाँ, इतना एक्सपोर्ट करना है आपको, इतने का आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, उस टर्नओवर के बेस पर आपको इतने साल के भीतर। तो वो सरकार ने जो डेडलाइन के एक्सटेंशन की बात थी वो नहीं हुआ, जो प्रोडक्शन होना चाहिए था, जो एक इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव था कि मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी GDP में 10-25% की जाएगी, वो नहीं पहुंचा। ऐसे में सरकार ने अब मन बना लिया है कि इस स्कीम को, जो प्रोडक्शन के टारगेट्स नहीं पूरे हुए,
तो सरकार ने न सिर्फ डेडलाइन को एक्सटेंड करने से मना कर दिया, बल्कि किसी नए सेक्टर में इस 23 अरब डॉलर का जो पूरा एक प्रोजेक्ट था उसको देने से हाथ अपने पीछे खींच लिए हैं। इसका पूरा मकसद, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, चीन से सप्लाई चेन को भारत लाना, चीन का इंपोर्ट जो इंडिया में हो रहा है उसको कम करना, जो प्रोडक्ट बने वो भारत में बने, भारत से दुनिया भर में चीजें जाएं। यहाँ मतलब भारत डंपिंग यार्ड ना बने। भारत नहीं, भारत चाइना का माल कहीं डंप कर देता है ना सर। जैसे टॉयज थे, ठीक है, जैसे मोबाइल फोन है, एपीआई एक्यूट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो बिल्कुल, तो वो ये सारे जो चीजें थी, चाहे टॉयज हो, चाहे दिवाली के वो हो, लड़ियां हो या होली के हों, सारा सामान चीन से आ रहा था, कम दाम में आ रहा था, इंडिया खप रहा था। सरकार का मकसद ये था कि सारी चीज़ें भारत बने, कंपनियां चीन से भारत आएँ, यहाँ बनाए, फॉक्सकॉन हो गई या दूसरी कंपनियां हो गई, ये सारी की सारी उस जो पूरा का पूरा पीएलआई स्कीम है उसका हिस्सा है। ठीक है, लेकिन इसमें बताया ये जा रहा है कि जो रेड टेप पूरा का पूरा नौकरशाही है, उस तरह से उस स्कीम को, जो एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और कंपनियों के डेडलाइन को एक्सटेंड करने की मांग के बावजूद, दूसरा जो इसमें सब्सिडी दी जानी थी या जो इंसेंटिव दिए जाने थे उनके पे आउट भी टाइम बाउंड मैनर में नहीं हुए। ये भी एक कंपनियों की शिकायत है, जैसा कि रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है। एक कारण आप बता रहे हैं लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, और दूसरा आप कारण बता रहे हैं कि भाई जो इंसेंटिव देना था, मिलना था, वो भी टाइम पर नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, तो इसीलिए सरकार ने ये पूरा बोरिया बिस्तर जो है वो बंद कर दिया है। लेकिन सर इस आंकड़े को मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी आईआईपी इसमें प्रोडक्शन का जो डेटा है वो एक मैं आपको बता देता हूं। अक्टूबर 2024 तक जो पीएलआई में पार्टिसिपेट कर रही थी कंपनियां, उन्होंने 152 बिलियन के आसपास के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया। ये जो टारगेट तय किया गया था उसका सिर्फ 37% था। माय गॉड, वेरी तो शॉकिंग नंबर। इसका मतलब है कि लगभग 60-65% का टारगेट मीट नहीं हुआ। तो ये हालात को बताता है कि क्या तस्वीर है। लेकिन सर आईआईपी के आंकड़े जो अभी हम लोग हाल में डिस्कस किए थे, वो कहा गया कि 7 महीने 8 महीने के उच्चतम स्तर पर है, 5.1% के आसपास है। इसमें 14 सेक्टर्स शामिल हैं। अच्छा। लगभग 750 कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो पीएलआई की स्कीम है। सरकार इसको 14 जो सेक्टर हैं उनसे आगे नहीं ले जाना चाहती। बहुत सारे इसी वजह से, क्योंकि जो प्रोडक्शन के टारगेट्स दिए गए थे, जो तय शुदा मकसद था पीएलआई को लेकर, संभवतः वो हासिल नहीं हुआ। फार्मा और आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ दें तो बाकी ज़्यादातर सेक्टरों में ये अपने जो सरकार का तय मानदंड है या जो टारगेट्स थे उनको पूरा नहीं कर पाई, और इसी वजह से सरकार अब इसको और आगे बढ़ाने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। और ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी फेल्योर, या कह सकते हैं हम बहुत बड़ा फेल्योर है कि आप एक तरफ जब देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, प्रोडक्शन के मामले में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहते हैं, वहां 47 तक सर कह रहे हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, विकसित भारत बनना देंगे हम, तो ये टारगेट दिया जा रहा है, इतने ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाएंगे, और हालत ये है कि 65% अपने टारगेट को हम लोग तो मीट ही नहीं कर पा रहे। चलिए सर, बिगर पिक्चर पर आपसे बात करते हैं कि अब क्या करना चाहिए ताकि इस पे हम लोग ना बूस्ट कर ला पाए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। नहीं, माना ये जा रहा है, जो रॉयटर्स की खबर है उसके हिसाब से, कि सरकार इसको पीएलआई की जगह एक ऑल्टरनेटिव प्लान पे काम कर रही है, जिसमें कंपनी प्लांट लगा देगी। आपने जो पार्टिसिपेट करेंगी कंपनी, वो प्लांट लगा देंगी, तो उनको उसके प्लांट लगाने के बाद ही सरकार इंसेंटिव मुहैया करा देगी। उसमें कोई प्रोडक्शन लिंक्ड टारगेट या इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी कि आप इतना टर्नओवर अचीव कीजिए, आप इतना प्रोडक्शन कीजिए, इतना एक्सपोर्ट कीजिए, उस तरह के टारगेट उसमें नहीं होंगे। तो इस तरह का एक व्यवस्था लाने की सरकार कोशिश कर रही है। देखना ये होगा कि क्या वाकई सरकार की तरफ से इसका पीएलआई को बंद करने का या दूसरे सेक्टरों में न ले जाने का कोई औपचारिक तौर पर ऐलान होता है या नहीं होता है, या और कुछ करने की भी ज़रूरत है सर, वो हम आपसे जानना चाह रहे हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट अप हो सके। बिल्कुल, सरकार को जाहिर तौर पर जिस तरह के नौकरशाही वाली जो चीज़ों में फंसी, देखिए ईज ऑफ नौकरशाही वाली बात से मुझे याद आया कि हम लोग तमाम जो इकोनॉमिक फैक्टर्स वाला भी जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि गिन गुत के सरकार के पास लगता है कि 5 से 6 ही ब्यूरोक्रेट हैं, उन्हीं के दम पर ये सरकार चला रहे हैं।
आरबीआई का कमान देना हो, फाइनेंस सेक्रेटरी का कमान देना हो, होम सेक्रेटरी का कमान देना हो, कैबिनेट सेक्रेटरी का कमान देना हो, घूम फिर कर ये कुछ कैडर के अपने जो अफसर्स हैं, आईएएस अफसर्स हैं या ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अफसर्स हैं, वही इस देश के बागडोर नहीं, देखिए नीतियां बनना और नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन दो अलग अलग चीजें हैं। दीज आर वेरी टू डिफरेंट थिंग्स। जरूरी नहीं है कि अच्छी नीति बनी हो तो वो धरातल पर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट की गई हो। मोदी सरकार के जो पिछले 1-2 टर्म और ये वाला टर्म में ये चीज़ दिखाई देती है कि नीतियां कुछ बहुत बेहतरीन बनी, लेकिन क्या वो ज़मीनी स्तर पर उतने इफ़ेक्टिव तौर पर लागू हो पाई। हालांकि पिछली सरकारों के मुकाबले ये चीज़ यहाँ कई गुना बेहतर है। जहाँ पर की नीतियाँ बनती हैं तो वो उनका ज़मीन पर या धरातल पर असर दिखाई देता है। बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जी। जैसे स्वच्छ भारत की आप स्कीम देख लीजिए, हर घर नल से पानी की स्कीम आप देख लीजिए, गेम चेंजर जैम ट्रिनिटी हो, फाइनेंशियली इंक्लूजन करने की बात हो, या आप इंफ्रास्ट्रक्चर का बूस्ट देख लीजिए, सड़कों का निर्माण देख लीजिए, गांव से लेकर शहरों तक। लेकिन सबको घर देने की मिडिल क्लास, जो नितिन गडकरी भी कह गए और दिवंगत जो है अरुण जेटली साहब भी कह गए कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है ना, इट इज़ वेरी एस्पिरेशनल। तो जो आदमी की ख्वाहिशें हैं ना कि हाँ भाई ये भी पूरा हो जाए, वो भी पूरा हो जाए, तो इसलिए सरकार से हमारी जो डिमांड रहती है वो भी थोड़ा ज़्यादा ही रहती है। नहीं, बहुत सारे देखो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की अभी भी ज़रूरत है। बहुत सारे, चाहे ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर हो, ताकि जो स्कीमें हैं जो बन रही हैं उनमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी ना रहे कि वो आसानी से कंपनियां उसको अडॉप्ट कर पाएँ। बहुत सारे, चाहे जीएसटी के हों, चाहे कॉरपोरेट टैक्स को लेके हों, मतलब टैक्सेशन को लेके हो, या आपको बिजनेस कैसे आप आसानी से खड़ा कर सकते हैं उसको लेके हो, इन तमाम चीज़ों पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कैसे खड़ी की जा सकती हैं, इन तमाम चीज़ों पर पॉलिसीज़ को रिफ्रेम करने की ज़रूरत है। और तभी जो पीएलआई जैसी स्कीम है जो बेहद महत्वाकांक्षी थी देश के मैन्युफैक्चरिंग के रास्ते पे आगे बढ़ाने में, वहाँ हम जो एक बड़ी आशंका देख रहे हैं वो शायद पैदा ना होती। चलिए सर, और आखिर में बात करेंगे रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोजनेफ्ट की। खबर ये आ रही है कि रोजनेफ्ट नायरा एनर्जीज, जिसको पहले एसआर ऑयल के नाम से जाना जाता था, उसमें अपनी 49.13% हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही। यह हिस्सेदारी रोजनेफ्ट ने साल 2017 में $12.9 बिलियन के सौदे के तहत हासिल किया था। माना जा रहा है कि कंपनी को 2014 से अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से तगड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा रूस की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फर्म्स में से एक यूसीपी इन्वेस्टमेंट ग्रुप भी नायरा एनर्जीज में से अपनी 24.5% हिस्सेदारी बेचने की संभावना तलाश रही, जिसका वैल्यूएशन अगर हम देखें मोटा मोटी तो वो भी करीब $5 बिलियन के आसपास बताया जा रहा है। सर, मेरा आपसे सवाल है कि क्या नायरा के पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर आ गए हैं? इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं सर कि रोजनेफ्ट और यूसीपी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ बातचीत चल रही। पूरा मामला ये है क्या सर, ये हम समझना चाहेंगे आपसे। नहीं, देखिए 2017 में एसआर ग्रुप से, जो तब एसआर के पेट्रोल पंप चलाए जा रहे थे, जिसके बाद तक भी काफ़ी वक्त तक दिखे, एसआर जो रवि रोइया की कंपनी थी उनको से इसको जो रूस की रोजनेफ्ट है उसने बड़ा स्टेक खरीदा, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए खरीदा कि हम भारत में अपने फुटप्रिंट्स बनाएं। और उसके बाद नायरा का पूरा वो हुआ जो यूसीपी पार्टनरशिप जिसका आप बात कर रहे हैं, इन्होंने 24.5% स्टेक खरीदा, रोजनेफ्ट के पास 49% स्टेक हुआ। लेकिन तब से अब तक एक तो रोजनेफ्ट को इंडियन ऑपरेशंस में जो नायरा के पेट्रोल पंप चला रहे हैं उसमें बड़ा लॉस हुआ, प्लस पैसे को किस तरह से, जो प्रतिबंध जिस तरह के सैंक्शन लगे उसके बाद किस तरह से पैसे को ले जाया जाए रूस में, अपने ऑपरेशंस को किस तरह से विस्तार किया जाए। रोजनेफ्ट के पास रूस में खुद अपने एक्सपेंशन को लेकर बहुत सारी मुश्किलें हैं, जो कि पिछले 2-3 साल में वॉर की वजह से, जो रूस यूक्रेन जंग की वजह से पैदा हुई सिचुएशन, और इसी साल जनवरी में जब और कड़े प्रतिबंध लगा दिए बाइडन एडमिन ने जाने से ठीक पहले, रूसी तेल के, रूसी टैंकरों और रूसी ऑयल ट्रेडर्स पर जो प्रतिबंध लगा दिए, उसने चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स बना दिया नायरा के लिए। नायरा के सहारे हम बात करें तो रोजनेफ्ट के लिए 6,500 पेट्रोल पंप नायरा के इस वक्त देश में ऑपरेशनल है, और प्राइवेट सेक्टर की किसी भी कंपनी के सबसे ज़्यादा चलने वाले पेट्रोल पंप हैं।
ओके। अब जो बातचीत चल रही है उसमें $20 बिलियन की वैल्यूएशन रोजनेफ्ट नायरा की एक तरह से लगाई जा रही है कि $20 बिलियन की ये वैल्यूएशन है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 49% अगर स्टेक की अगर आप बात कर रहे हैं तो तकरीबन $10 अरब का रोजनेफ्ट की कमाई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन कितने लॉसेस हैं उसमें वो देखना पड़ेगा। देश की दूसरी बड़ी रिफाइनरी गुजरात में वाडन, हाँ, ये चलाई जा रही है इसके नायरा के द्वारा। तो एक बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन इंडियन ऑपरेशन से एग्जिट करना जाहिर तौर पर फिर वही दिखाता है कि मुश्किलें हैं। जो एक भारत और रूस के बीच में जो ट्रेड और ऑयल को खरीदने को लेके जो रूबल ट्रेड वाली बात थी, भारत रूस की बात होती है सर, तो जो रूबल और जो ट्रेड वाली जो बात होती है वो मैं आपसे बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ। उस समय भी जब क्राइसिस हुआ था सर, तो कहा गया था कि भारत को अगर सस्ता क्रूड लेना है, आंकड़े तो यही कहते हैं सर कि 85 से 90% अपनी जो ज़रूरत का जो तेल है हम विदेशों से आयात करते हैं। और उसमें कहा गया कि भाई आप मान लीजिए 100 रुपये में खरीद रहे हैं तो हमसे खरीदिए, हम डिस्काउंट पे आपको देंगे। ये फटाक से भारत की सरकार गई कि हाँ भाई हमको दो, और हमारे रुपये में, डॉलराइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने रुपये में, मेरी करेंसी में ट्रेड होगा। एक तो वहाँ बेनिफिट हुआ कि हाँ भाई हमको रुपये में ही देना है, पेट्रोल मिल जाएगा, और दूसरी की सस्ते दर पर मिलेगा। ये वाला भी मामला अगर क्या है, इसको अगर हम आपसे समझना चाहें सर तो। जी बिल्कुल। जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई, फरवरी 2022 की बात है, तब से रूस और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ गई। उस जंग के बाद से प्रतिबंध लगे रूस पर पूरे यूरोप में और बाकी जगहों पर तेल बेचने को लेके। जैसे ईरान पर लगे हुए हैं प्रतिबंध, दुनिया के देश ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, भारत को थोड़ी सी उसमें रियायत है। ऐसे ही रूस के साथ प्रतिबंध लगे, भारत को उसमें रियायत है। अमेरिका ने रियायत दी कि ठीक है आप एक सर्टेन पोर्शन खरीद लीजिए, आप पर प्रतिबंध नहीं लागू होंगे। जी। अब वो तेल की खरीद फरोख्त जो होगी, उस खरीद फरोख्त का पैसा आखिर कैसे आदान प्रदान किया जाएगा, ये एक सवाल था। ठीक है। तो भारत ने कहा कि आप, चूंकि डॉलर में पेमेंट करने में इंडिया के लिए भी मुश्किल था, मुश्किल का मतलब ये कि भारत के लिए वो एक इम्पोर्ट बिल भारी भरकम हो जाता है। भारत ने राजी किया कि आप साहब रुपए में पेमेंट ले लीजिए। वो एस्ट्रो अकाउंट खुलाए गए इंडिया में, मुंबई में। और भारत को दो तरीके के इसमें फ़ायदे हुए। एक तो फ़ायदा ये हुआ कि रुपए में आपको ट्रेड करने की आज़ादी मिली, रुपए में आप पेमेंट कर रहे थे। दूसरी, भारत को जो बड़ा फ़ायदा हुआ वो दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले भारत ने रूस से सबसे सस्ता तेल उस वक्त लिया। 20% 25% के डिस्काउंट पर इंडिया ने यूराल क्रूड जो है, भारी क्रूड माना जाता है, उसको लिया। रिलायंस के पास जो कैपेसिटी है जामनगर की, वो उस क्रूड को रिफाइन करने की ताकत रखती है। तो बड़े पैमाने पर तेल लिया गया। इंडिया ने अरबों डॉलर उसमें पैसा बचाया, खजाने पे को बचत हुई जी। लेकिन रूस वहां फंस गया। रूस का पेमेंट चूंकि जो होना था वो भारत ने रुपए में वहां जमा करा दिया उन वॉस्ट्रो अकाउंट्स में। ठीक है। उस अकाउंट से फिर आरबीआई के साथ रूस उस पैसे को निकालने में, मतलब निकाल भी अगर आप रहे हैं तो आप उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, उसको डॉलर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, या उसके भारतीय प्रोडक्ट्स के साथ कैसे लेन देन करेंगे, इसमें पेच फंस गया। इसमें पेच फंस गया कि किस तरह से आप यूज किस तरह से करेंगे। इंडिया का रूस को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट है नहीं, जिससे कि वो उस पेमेंट को रुपए में कर देता। ठीक ठीक। अरबों डॉलर में अगर हम उसको बात को देखें तो अरबों डॉलर उस तरह से फंस गए। उसमें बैंकों को एक और तुरंत बता देता हूं, प्लीज बताइए। बैंकों को क्विक ट्रांजैक्शन करना पड़ता था जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए बैंक थे। ठीक है। भारत का पहले रुपए डॉलर में कन्वर्ट होता था, फिर वो रूबल में कन्वर्ट होता था, उसके बाद बैंकों को वो मिलता था पैसा। ठीक है। पहले रुपए से डॉलर में कन्वर्ट हुआ, फिर डॉलर से रूबल में कन्वर्ट हुआ, फिर रूबल का पेमेंट उनको रूस को होता था। ये प्रक्रिया हुई। फिर आरबीआई इसमें सीन में आया। आरबीआई ने उदार बनाने की कोशिश की। बातें ये भी हुई कि रूस का जो पैसा है इसको भारतीय शेयरों में और सिक्योरिटीज में लगाया जाए। तो वो एक लंबी चौड़ी कहानी हुई। लेकिन रुपी रूबल ट्रेड को इस्टेब्लिश करने की, या रूस के साथ चीन ने भी कोशिश की कि चीन का युआन और रूबल ट्रेड हो, वो सब कहानी चल नहीं पाई। कुल मिला के ट्रेड जो है वो लेकिन अब जो कहानी बन रही है सर, वो अब उसके रिलेटेड मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए, जब भी सर बात आती है कि भाई पेट्रोल पंप वाले हड़ताल करेंगे, मेरे मन में अभी जब स्टिक सवाल आया सर, लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, गाड़ी घोड़ा जितना कहिए सबका लाइन लग जाएगा।
कि भाई अब तो पेट्रोल मिलेगा नहीं, एक दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा। डीलर वीलर वाला एसोसिएशन का अगर कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है सर तो वो भी हो जाता है। मेरा सवाल है, जो कि आप कह रहे हैं कि सर इनका लंबा चेन है, अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ बातें गड़बड़ाती हैं तो तेल वेल का संकट तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, तेल का संकट कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ, 6,500 पेट्रोल पंप हैं, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा रीफिलिंग इनका ऑपरेशन है। लेकिन उसमें बड़ी बात यह है कि देखिए, अगर रोजनेफ्ट बेच रही है तो उसमें खरीद कौन रहा है? 49.5% का स्टेक खरीदेगा कौन? ये भी बातें आ रही है सर। जाहिर तौर पर है भारत की कंपनियां खरीदेंगी। कौन खरीद सकता है? रिलायंस है उसमें, जिसके साथ बातचीत करने की खबरें आ रही हैं। ईटी की खबर है, उसके हिसाब से हम आपको JSW है और अडानी भी है, तो कोई ना कोई उसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनी एंट्री करेगी। रिलायंस ऑलरेडी अपने पेट्रोल पंप चला रही है GOBP के नाम से, ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ उनका जॉइंट वेंचर है और वो पेट्रोल पंप देश भर में मौजूद हैं। रिलायंस संभवतः, रिलायंस के लिए एक बड़ा मौका होगा कि अगर वो इसको एक्विजिशन करती है तो उसके पास एक साथ देश में 6,500 पेट्रोल पंप एडिशनल हासिल करने और उनको चलाने, उनको रिलायंस पेट्रोल पंप। आप बड़ा संकेत दे दिए सर। तो तीनों में जंग होगा, जो हम लोग लगातार खबर करते रहते हैं कि अडानी भी रहेंगे अंबानी से, अंबानी भी रहेंगे अडानी से, तो क्या पेट्रोल पंप के लिए मारामारी होगी? अब देखिए क्या कितना ल्यूक्रेटिव लगता है, क्या वाकई जो नायरा के, उसमें भी एक पेज है, क्या नायरा के ऑपरेशंस प्रॉफिटेबल हैं, उनका बिजनेस में कितना कैपिटल इंटेंसिव है, कितना पैसा लगाना पड़ेगा उसको चलाने के लिए। ये भी देखना, कोई भी नई कंपनी प्लस $10 बिलियन का अगर आप स्टेक खरीदते हैं, उसके बाद आपको ऑपरेशनल कॉस्ट और देनी पड़ती है, तो कितनी वायबल है रिलायंस जैसी, और खास तौर पर ऐसे वक्त पर जबकि पूरी दुनिया गड्ढमड्ढ चल रही है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज इतनी ज्यादा है, टैरिफ को लेके, बाकी चीजों को लेके। क्या पेट्रोल तो धंधा फायदेमंद होगा? पेट्रोल तो ऐसे भी धंधा बहुत रिस्की माना जाता है सर। बिल्कुल। तो क्रूड के प्राइस कब बढ़ जाएं, कब कहीं से बम गोला चल जाता है और कब प्राइसेस गिर जाते हैं, चढ़ जाते हैं, तो वो खैर अभी राहत देने वाली बात यह है कि 70-72 के डॉलर के आसपास क्रूड चल रहा है सर। ये बड़ी राहत तो ये बात है कि सरकार के लिए राहत की बात है कि 60-70 पे हमारे चल रहा है, आपको तो उतना ही पैसा चुकाना पड़ रहा है। सरकार के लिए और सरकार के खजाने के लिए वो लगातार 2021-22 से ही है। कटौती लास्ट मुझे जहां तक याद है सर 2 रुपए की बस कटौती हुई थी, उसके बाद तो कहाँ ही कुछ हुआ। बिल्कुल, 100 पे तेल पेट्रोल है और 90 के आसपास डीजल है, तो आम आदमी के लिए राहत नहीं है, सरकार के लिए। आज के लिए बस इतना ही सर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में समझाया। धन्यवाद विशाल। थैंक यू सर। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।